हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कशन को और आज हम बात करेंगे न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में। देखो, ये जो सर मॉर्टिमर व्हीलर थे ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो एम है उसका मतलब है मॉर्टिमर मॉर्टिमर व्हीलर। 1944 में आज़ादी से 3 साल पहले ना ये बन गए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बन गए थे आज़ादी से 3 साल पहले। लेट मी मार्क दिस, ही बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम आ रही थी स्ट्रेटिफिकेशन की, जो ये स्ट्रेटिग्राफी थी कि एक जगह पर दोबारा खुदाई करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कौन सा अवशेष कितना पुराना है। इस प्रॉब्लम को इन्होंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की। कैसे? मॉर्टिमर व्हीलर ने ये रिकॉग्नाइज करा कि स्ट्रेटिग्राफी हमें ना चाहते हुए भी फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि जो स्ट्रेटिग्राफी का जो मेथड है, इन्होंने बोला यस इट इज वेरी मच करेक्ट। ठीक है, हमें ना, इन्होंने बोला मॉर्टिमर व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट। माउंट क्या है? यही, ये जो लेयर है धरती की, अर्थ की किसी भी जगह पर जहां पर खुदाई होनी है, रेदर देन डिग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बोला कि हम ना ये जो खुदाई हर जगह करते रहते हैं, प्लेस ए की, प्लेस बी की, प्लेस सी की, हम ना उसको ऐसे खुदाई करते रहते हैं। प्लेस ए पे हमने खुदाई करी तो वो इतनी ही करी, प्लेस बी पे करी तो वो इतनी करी, सी पे करी तो वो इतनी करी। यानी कि इनको एक गलती रियलाइज ये हो गई कि एक्सकवेशन करते हुए हम ना इतनी लेयर ही बनाकर करते हैं, बस यही हमारी चौड़ाई रहती है डिगिंग करने की। इनका यह मानना था हमें थोड़ा सा इससे नीचे जाना पड़ेगा, इस बारी हमें यहां की लेयर्स भी थोड़ी सी डेप्थ में कंसिडर करनी पड़ेगी। अभी तक ये हमारा जो था ये पॉइंट था, इसके नीचे हम लोग नहीं जाते थे, अब हमें लेकिन इसके भी नीचे जाना पड़ेगा। ओके, इसलिए यहां पर ये चीज दे रखी है। सिर्फ यूनिफॉर्म लाइंस पर डिगिंग करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मोर ओवर ये एक ना आर्मी ब्रिगेडियर भी रह चुके थे अपने जीवन काल में, तो जिस तरीके से आर्मी वाले बहुत प्रिसाइज मैनर में, और ये ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई पर्सन होंगे, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में जैसे आर्मी वाले अलग अलग जगह पर गड्ढा खोदते हैं, बॉम्ब की तलाशी करते हैं, दुश्मन ने क्या जाल बिछा रखा है उसको देखते हैं, वो सारे आर्मी वाली जो मिलिट्री प्रिसीजन होते हैं उसको शामिल इन्होंने कर दिया आर्कियोलॉजी प्रैक्टिस के साथ। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो एक्सकवेशन थी ना इनकी और ज्यादा साइंटिफिक हो गई। ठीक है, अब देखो, एक चुनौती ये थी, साल 1944 चल रहा है ये, इस टाइम पर दिक्कत एक ये थी, जो उस टाइम पर प्रेजेंट डे बाउंड्रीज थी हिंदुस्तान की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एरिया रहा होगा, जैसे फ्रंटियर्स रहे होंगे, वो इस टाइम पर देखने को नहीं मिल सकते। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे चलते चलते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन उसी के सामने पार्टीशन भी हो गया सब कॉन्टिनेंट का, और दो टेरिटरीज इमर्ज होकर आ गई। अब पाकिस्तान जैसे ही बना तो मेजर जो साइट्स थी जहां पर एक्सकवेशन जस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू करी थी, आई रिपीट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटिग्राफी मेथड को फॉलो करते हुए, यानी कि अभी तक वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लेयर में ही डिगिंग कर रहे थे, इस बारी उन्होंने सोचा कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं, हम लोग वर्टिकली भी थोड़ा सा नीचे जाकर डिग करेंगे ताकि हमें पता लगे कि और पुराने अवशेष क्या है। ये जब प्रक्रिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चुनी खुदाई करने की, तो क्या हुआ? बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और दो टेरिटरीज बन गई पाकिस्तान। अब जहां से खुदाई करना शुरू करी थी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम काफी साइंटिफिक थी। ऐसा थोड़ी ना रैंडमली कहीं भी गड्ढा खोद के कुछ भी खोदने लग जाएंगे। जो काम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, काफी साइंटिफिक और वेल प्लान्ड मैनर में होता है। अब क्या हुआ? मेजर साइट जो थी वो पाकिस्तानी टेरिटरी में चली गई। तो आप इससे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस समझ सकते हो। क्या इनकन्वीनियंस? क्या, ये जब नाम ही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉट पाकिस्तान, तो हो सकता है बड़ी सारी जगह पर जहां पर खुदाई करनी थी,
पार्टीशन की तो आप चीजें जानते ही हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस से, है ना, कितनी ज्यादा दिक्कत थी, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो रही थी, लोगों को मारा काटा जा रहा था। अब उस टाइम पर बीच में आके अंबर सोच के देखो, कोई ये बोले आप हमें परमिशन दे सकते हो अपनी कंट्री में आने, हमें जरा खुदाई करनी है, तो वो क्या बोलेगा, भाग यहां से, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि ये काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे एक बात बताओ मयूर, आपको कोई ये बोले हम आपको आईएएस बना दे रहे हैं लेकिन आप कल्चरल मिनिस्ट्री में रहोगे जिंदगी भर और कहीं नहीं जा सकते, बताओ इतनी मेहनत करोगे क्या आप कल्चर मिनिस्ट्री में जाने के लिए? ये चीज होता आ जाती है ना। तो इसकी वजह से जो इंडियन आर्कियोलॉजी है, उन्होंने फिर क्या सोचा, कुछ टाइम के लिए परमिशन मिलना असंभव थी, तो उन्होंने इंडियन साइट्स पे ही एक्सकवेशंस ट्राई करी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात से शुरू करा इंडिया में ये काम करना, और उन्होंने एक्सटेंसिव तरीके से सर्वे करना शुरू करा कच्छ में। रन ऑफ कच्छ की यहां पर बात हो रही है। रन ऑफ कच्छ कहां पर है, कौन सी स्टेट में? गुजरात में। अगर मान लो कि रन ऑफ कच्छ यहां पर है, अगर मान लो कि गुजरात यहां पर है, तो पंजाब यहां पर है कुछ ऊपर। अब बहुत सारी टेरिटरीज जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, तो गुजरात से शुरू होते होते पंजाब की लाइंस को इन्होंने फॉलो करा। ऑप्शन नहीं था ना, मतलब जिस प्लानिंग के साथ ईशा ये लोग चल रहे थे, आप समझ पा रहे हो ना, वो प्लानिंग बेकार हो गई, बर्बाद हो गई वो प्लानिंग, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ पार्टीशन। तो यहां पर बड़ी सारी जो हड़प्पन सेटलमेंट्स जो थी, जो एक्सप्लोर ये लोग करना चाहते थे, पहले रन ऑफ कच्छ गुजरात से शुरू करा, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, और ऐसे करते करते इनको बड़ी सारी हड़प्पन साइट्स मिलती चली गई। ठीक है, इन्होंने कुछ साइट्स ढूंढी, नाम दिए कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये सब डिस्कवर करी गई। यहां पर एक्सप्लोरेशन करी गई, एक्सकवेशन करी गई, और नई नई चीजें भी, फ्रेश एक्सप्लोरेशन भी कंटिन्यू रही। यहां पर फ्रेश एक्सप्लोरेशन कैसे? अब क्या कोई किसी एक स्टेट या रीजन को यह बोल सकता है कि मैंने इधर पूरा खोद डाला? बताओ। हो सकता है कुछ कुछ ट्रेसेस अंबर दिल्ली के नीचे भी हो, लेकिन दिल्ली मेट्रोपोलाइज्ड शहर बन चुका है पूरा का पूरा, यहां पर खुदाई करना आसान है क्या? हमारे घर पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आएगी, आप खोदने दोगे? है ना? तो ओवर द डिकेट्स नए नए इश्यूज जो थे वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। कुछ कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कल्चरल सीक्वेंस जानने की कोशिश करी, और उन्होंने लॉजिक जानने की कोशिश करी कि स्पेसिफिक जो साइट्स हैं उनकी लोकेशन वही क्यों है। अब उनको यह भी देखने को मिला कि जब वो कुछ आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको ये भी देखने को मिला डैट भंडार पड़ा हुआ है किसी किसी आर्टिफैक्ट्स का, तो किसी किसी एक स्पेसिफिक साइट्स पर, आई रिपीट, कुछ कुछ साइट्स पे इतना ज्यादा भंडार पड़ा हुआ है अवशेषों का, और इतने कीमती अवशेष हैं वो जिसकी कोई हद नहीं। और उन्होंने फिर ये चीज अंदाजा अनुमान लगाने की कोशिश करी, यार ये क्या फंक्शन सर्व करते होंगे उस टाइम पर। सिंस 1980s हड़प्पन आर्कियोलॉजी में जो इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका भी इंटरेस्ट जाग पड़ा। क्यों? अब यहां पर इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्यों? जल्दी बताओ, इंटरनेशनल इंटरेस्ट कैसे? इनको कैसे पता लग गया? और इनको इनको क्या लेना देना था हड़प्पन आर्कियोलॉजी से? जल्दी बोलो। नहीं यार, कैसी बातें, नॉनसेंस बातें कर रहे हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा? जो हमें मिलेगा क्या हम उन्हें दे देंगे? नहीं, नहीं यार, इधर इधर के आर्कियोलॉजिस्ट मर थोड़ी ना गए थे। जब इंडिया आगे बढ़ रहा है जमाने के साथ साथ, तो ये भी तो आगे बढ़ रहे हैं। अब समझ में आया? ठीक है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं यार, मतलब यार सौगंधा कुछ भी, मतलब नॉनसेंस कुछ भी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट? 1980 चल रहा है यार, ठीक है। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन ज्वाइंटली वर्किंग एट बोथ हरप्पन एंड मोहनजोदारो। तो क्या हुआ, आपको पता है ना एक चीज, ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन की कुछ कुछ जैसे साइट्स और जो रीजन है, ये बिल्कुल एक वर्ज पर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे। हमने तमिलनाडु की एनसीईआरटी में एक चीज पढ़ी थी ईशा के, तालिबान जब वहां पर आए थे तो उन्होंने कुछ कुछ बुद्धिस्ट रेलिक्स वगैरह को भी गोली मार दी थी, है ना, उस पर गोली के निशान भी लगे हुए, मैंने दिखाई भी थी वो फोटो। तो पाकिस्तान ना एक्चुअली अंबर ना, उधर की जो कल्चरल मिनिस्ट्री या टीम है, आर्कियोलॉजी टीम है, उनका जो भी डिपार्टमेंट है, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते इसकी प्रिजर्वेशन में। और जब भी एक कल्चरल मीटिंग होती है ना इंडिया और पाकिस्तान की, वैसे तो बहुत ही कम होती है, इसके बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस होते हैं। इंडिया अक्सर ये मुद्दा रेज करता है कि देखो, उसको प्रिजर्व करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस फील नहीं हुई है, लेकिन कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कल्चर में लैग करता है काफी ज्यादा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है जितना मतलब हमारा है। तो दे आर यूजिंग दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन, ताकि वो ट्रेसेस पता लगा सके कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कुछ कुछ अवशेष मिले किन किन चीज़ों से बने हुए, क्ले के, स्टोन के, मेटल के, प्लांट, एनिमल रिमेन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये एक्सप्लोरेशंस आज भी कंटिन्यूड है। मॉर्टिमर व्हीलर ने परमिशन जैसे तैसे प्राप्त करी थी, और हड़प्पा में उन्होंने जाकर स्टडी करने की कोशिश करी, और उन्होंने हड़प्पा के बारे में क्या बताया, इन्होंने बेसिकली यहां पर दोस्तों अपनी जर्नी बता रखी है, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। अंबर, सब लोग, यू ऑल कैन कट दिस, ठीक है, बुक में काट लेना इसको। अंबर भी खुश हो रहा होगा, कुछ तो कटा यार एटलीस्ट। अब प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अभी तक हमारी एक दिक्कत सॉल्व नहीं हो पाई है अशप्रीत, वो ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं, अगेन फिर से एक मैप बनाना पड़ेगा, अगर हम ये कह रहे हैं डैड इतना हिस्सा जो था डैट इज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर मिल रही हैं, अब आर्कियोलॉजी ने तो हमें और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। कैसे? अभी तक सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन हो रही थी, जो कि इतनी सी लेयर में हो रही थी। अब एक्सकवेशन हो रही है वर्टिकल एस्पेक्ट में भी, थोड़ा सा नीचे जाकर और खुदाई होकर हो रही है। अब उसमें क्या है कि एजेस के बीच में हमें डिफरेंस भी पता लगने लगा है, ठीक है। एजेस के बीच में हमें डिफरेंस भी पता लगने लगा है। लाइक ये है ओल्ड एज, कुछ कुछ चीज़ें मेडिवल की मिली, कुछ कुछ मॉडर्न की मिल रही हैं, 6th सेंचुरी बीसी से पहले वाली एज की भी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात हो गई है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ साइट्स जो मिली, हम उनको एक लिंक कर कर ऐसे कोई ना कोई एक उसका एक वेब बना करके, ये जितना भी हिस्सा है पूरा का पूरा जहाँ पर भी मिला है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। ऑब्वियस ही बात है कि कार्बन डेटिंग मेथड एक चीज़ है जो कि रिवील करती है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क है, ऊंच नीच का फर्क है, 19-20 का फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट इनका एज सेम है इन सारे आर्टिफैक्ट्स का, इन सारी जगह जो ये साइट्स पर मिले हैं, ठीक है। तो एज वी हैव सीन, इट इज़ नॉट ओनली द हड़प्पन स्क्रिप्ट जो कि हमें अंडरस्टैंड हेल्प करती है एंशिएंट सिविलाइजेशन को हेल्प करने में, रेदर बड़े सारे हमें मटेरियल एविडेंस भी मिले हैं। पहले आर्कियोलॉजिस्ट किसके पीछे पागल थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेक्स्ट कलेक्ट करेंगे वो करेंगे, लेकिन टेक्स्ट की लिमिटेशन क्या रही है अंबर बताओ? टेक्स्ट इंटरप्रेट ही नहीं हो सका, पहली बात तो ये है ना। तो उनको मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करने पड़े। मतलब देखो, लिखावट एक बहुत कुछ रिवील कर सकती है, क्या पता जो चीज़ें लिखी हो अंबर वो बहुत कुछ बयां कर रही हो, बहुत कुछ बता रही हो, लेकिन समझ में आएगा तब तो, है ना। अब आपको मैं बोलूं कि मैं आपको ना अंबर एक चाइनीज स्क्रिप्ट दे रहा हूं, एक पूरा का पूरा चिट्ठा दे रहा हूं, जैसे प्रेम पत्र होता है। अब ये आपको बता देगा कि 500 करोड़ का खजाना ना हिंदुस्तान में कहां छुपा रखा है, क्या कैसे पढ़ लोगे उसको बताओ?
कैसे जान लोगे उसको? ठीक है, ये जो मटेरियल है वो क्या क्या चीज़ें मिली हमें? पॉटरी, टूल, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। कुछ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हमें मिले, लाइक क्लोथ, लेदर, वुड, रीड्स, जो कि डिकम्पोज हो गए, स्पेशली क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें इधर उधर वो मिले, और भी सिविलाइजेशन के साथ जो हमारा कनेक्शन मिल सकता था, बन सकता था, वो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई वक्त के साथ साथ। ज़्यादातर चीज़ें क्या सर्वाइव कर पाई? स्टोन से बने अवशेष, बर्न्ड क्ले से बने अवशेष, टेराकोटा, मेटल वगैरह की चीज़ें। ठीक है, अब ये भी बात है कि जो ये जो टूटे फूटे जो अवशेष हमें मिले, तो उसको यूजलेस ऑब्जेक्ट समझ के जो है उसको फेंक दिया गया। ठीक है, या फिर उसको रिसाइकलिंग में यूज कर लिया गया होगा। वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट जो हमें मिले वो आज तक इंटैक्ट हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें उसको आज तक रिट्रीव ना करा गया हो। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं कभी कभार एक्सीडेंटल हैं रेदर देन टिपिकल, मतलब ये एक स्टोरी बयान नहीं करती हैं। अभी भी मतलब हमारा आंसर एड्रेस, क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो पाया है कि हम कैसे कह सकते हैं सारी साइड्स के बीच में एक लिंक है। तो हमें ना क्लासीफाई करना पड़ता है जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं। आर्टिफैक्ट्स को रिकवरिंग करना ये जस्ट एक बिगिनिंग होती है आर्कियोलॉजिकल इंटरप्राइज की। आर्कियोलॉजिकल इंटरप्राइज मतलब क्या? आर्कियोलॉजी में भी आर्कियोलॉजिस्ट का ये एक प्रकार से बिजनेस होता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह की छानबीन करके एक ब्रॉडर स्टोरी प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इसके बाद क्या करते हैं? अपनी फाइंडिंग्स को क्लासीफाई करते हैं। एक सिंपल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन का ये होता है, मटेरियल टर्म्स में सबसे पहले तो क्लासीफाई करना, लाइक स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, हाथी दांत, आइवरी एक्सेट्रा। सेकंड ये होता है कि ये जानना कि जो चीज़ें मिली हैं वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती होंगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये एक आर्टिफैक्ट जो मिला है क्या वो टूल के तौर पर यूज होता था कि ऑर्नामेंट के तौर पर यूज होता था, क्या कभी कभार उसकी कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस थी, और अगर थी तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर रिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, और हम कभी कभार जो चीज़ें हमें अवशेष जो मिलते हैं उसको प्रेजेंट डे के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लाइक बीड्स। कौन से याद है ना सबको? कौन से याद है ना? जैसे चटनी बनाने का या कुछ पीसने का जो मैंने दिखाया था, सैडल कॉन्स, स्टोन ब्लेड्स और पॉट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट का फंक्शन क्या होता था, ये आइडेंटिफाई करके कि किस कंटेक्स्ट में वो चीज़ मिली है। ठीक है, चाहे फिर वो घर मिला हो, कोई गटर मिला हो, कोई ग्रेवयार्ड मिली हो, या ईंट के भट्टे मिले हों जहां पर ईंटें गर्म होती थी। ठीक है, कभी कभार आर्कियोलॉजिस्ट को डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते तो उनको अपना दिमाग बनाना पड़ता है, एक स्टोरी मेकिंग करनी पड़ती है इनडायरेक्ट एविडेंस की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि कुछ कुछ हड़प्पन साइट्स पे कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं। अब देखो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि हड़प्पा पे कॉटन मिली है क्या? यस, कुछ कुछ साइट्स पे मिला है, लेकिन कुछ कुछ साइट्स का मतलब तो यस ही होता है ना। ठीक है, टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग हमें इनडायरेक्ट एविडेंस पे डिपेंड होना पड़ता है कि स्कल्पचर्स में किस किस प्रकार की डिपिक्शन है। अगर कॉटन मिलती थी तो क्या बुनाई होती थी? क्या कपड़े के बारे में वो जानते थे? शर्ट पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, पैंट पहनते थे, शॉल पहनते थे, कंबल पहनते थे, क्या पहनते थे? तो देखो ये है इनडायरेक्ट एविडेंस कि हाँ भाई दो चीजें कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म हो गया? कॉटन मिली है, कॉटन के साथ साथ ये ड्रेपरी जो है प्रॉपर तो नहीं मिली है, लेकिन एक स्टैचू पहना हुआ है ड्रेपरी, और उस पर ट्रिफॉल पैटर्न बना हुआ है। तो ये जो है आपको पता लग गया कि कॉटन मिली है। बताओ, कॉटन का एविडेंस है हमारे पास, कॉटन का एविडेंस है। यस, क्या फिर हम ये कह सकते हैं कोई कॉटन के साथ कॉटन मिली है? कॉटन कैसे मिली है मैं आपको दिखा भी चुका था। अंबर ऐसे मिली है कॉटन, देखो, लेट मी शो यू कॉटन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। कुछ कुछ जो वेसल होती है ना, पहले मैं आपको एक वेसल दिखा देता हूं। अंबर इसको ध्यान से देखना, ठीक है? सब लोग ध्यान से देखना इसको। मैं सबसे पहले आपको वेसल दिखा देता हूं। ये अगर ये वेसल है तो इसके ऊपर एक ढक्कन भी होता होगा कुछ ना कुछ रखने का, इसको ढकने का।
इसको ढांकने का कुछ ना कुछ ढक्कन भी होता होगा, राइट? जैसे ये है, जैसे ये है, कोई प्लेट है, ये देखो, एक ये है, ये दिख रहा है। अब क्या हुआ है, इन ढक्कनों पे ना बहुत माइन्यूटली साइंटिफिक स्टडी जब हुई माइक्रोस्कोप वगैरह से, तो उस पे ये कॉटन के रेशे और रोए चिपके हुए थे, जिसको लेबोरेटरी कंडीशंस में ये देखा गया कि यस, देयर इज अ एविडेंस ऑफ कॉटन। बहुत पतले से ऐसे धागे, ये देखो, माइक्रोस्कोपिक इमेज को जब एनलार्ज करा गया तो ये फाइंड हुआ यस, देयर इज एविडेंस ऑफ कॉटन इन हड़प्पा। किसी ना किसी चीज़ों पे जो मटके घड़े वगैरह उन पे चिपके हुए थे वो उस मिट्टी पर या उस पर रेशे। बहुत सालों से हो सकता है किसी ने कपड़े वगैरह रखे हो, जितना कीड़े मकोड़ों को खाना था, डिकम्पोज होना था, वो हो गया, लेकिन कुछ रेशे चिपके रह गए। अब ये बहुत एनलार्ज इमेज है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो कि जूम करके आपको दिख रही है, ठीक है? मतलब ये कॉटन सड़ सी गई है, गल सी गई है, ठीक है? तो उसको जब पता लगाया गया तो देखो कुछ ऐसा एविडेंस निकल कर आया, कुछ ऐसा एविडेंस निकल कर आया। रेशे हैं ये, जैसे एक धागा है ना, इतने सालों में धागा ऐसा हो गया है। ठीक है, समझ में आया अंबर? तो हमें इनडायरेक्ट एविडेंस क्या चाहिए होता है? स्टैचू वगैरह, ठीक है, कि स्टैचू ने क्या पहन रखा है, ड्रेपरी वगैरह, ये सब है ना। तो क्या हम जिसको प्रीस्ट कह रहे थे, है ना, कि हड़प्पा में प्रीस्ट मिला है, तो उसकी ड्रेपरी क्या हमें ये शो करती है कि कॉटन तो मिली है, लेकिन क्या कॉटन क्लोथ्स भी मिलते थे, क्या होते होंगे क्या? और मैंने एक रूल क्या बताया था भाई, जिस चीज को आपने देखा ना हो कभी आप उसको बना नहीं सकते। इमेजिनेशन भी एक पर्सन की एक हद तक ही जा सकती है। हद तक मतलब इन द सेंस कि स्टैचू की फॉर्मेट में उस जमाने में ये कोई इतने भी बड़े कलाकार नहीं थे ना कि इतनी इमेजिनेशन से कोई भी एक ऐसा पुतला बना डालेंगे कि इनको ये भी पता है कि दाढ़ी को कॉम्ब करके बनाना है, दाढ़ी में जैसे प्रॉपर तरीके से आज के टाइम में हम सैलून से जाकर लौंडे लपाड़े कट लगवा कर आते हैं, प्रॉपर उसकी बियर्ड देखो, जैसे आप चेक करो उसकी बियर्ड, ये देखो, चेक करो ये बियर्ड, बहुत फाइनली शेप नहीं लग रही है कि दोनों तरीके से? ऐसे तो बियर्ड बनवानी पड़ती है ना आज के टाइम में लड़कों को सैलून पे जाकर। कॉम्ड है ये बियर्ड, हेयर कॉम्ड है। और ये तो अगर मैं आपको बैक से दिखाऊं ना, ये जो उन्होंने सर पे ये जो पहन रखा है हेड पर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, पीछे से देखना कैसे बंधा हुआ है ये देखो, यहां पर देखो, देखा, साइड से देखो, हेयर भी कॉम्ड है। मैं कह रहा एशियन शाहरुख खान है, सही बात है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, तो उनको एक इसी तरह के रेफरेंस डेवलप करने पड़ते। तो क्या अंबर हम ये कह सकते हैं मयूर के, यहाँ पर देखो कुछ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोरी भी बनानी पड़ती है, स्टोरी मेकिंग भी करनी पड़ती है। कैसे स्टोरी मेकिंग करी उन्होंने, आप इसी को देख लो, जब इसका प्रॉपर कार्टून बनाया जाता ना। अच्छा, धौलावीरा बोर्ड का प्रॉपर कार्टून बनाया गया था कि नहीं बनाया गया? तो साइन बोर्ड ऐसे माना गया था, तो इसको ये माना गया था ये टूटा हुआ पुतला है। जैसे आप इधर ही देख लो, ये टूटा हुआ पुतला है, लेकिन एक्चुअली ऐसा था हैंड। ये कोई प्रीस्ट होगा या रूलर होगा तो वो ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। और ये कहां खड़ा हुआ है? ये प्रीस्ट कॉलेज में खड़ा हुआ है, जो कि बिल्डिंग्स के अवशेष हमें मिले हैं। यही था मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर में आके रिचुअल पूजा पाठ वगैरह करवाता था, और हर किसी को आने नहीं देता था कि स्पेशल डुबकी इस तालाब में लिमिटेड लोग ही लगाएंगे। तो ये जो टूटा हुआ पुतला है ये ऐसे दिखते होंगे। लेकिन ये चीज आर्कियोलॉजिस्ट अंबर अपनी मां की कसम खा के बोल सकते हैं? बताओ, नहीं। तो वी हैव सीन दैट फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड
उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आर्कियोलॉजिस्ट अगर उसको एक कंटेक्स्ट में वो स्टडी ना करें, बोथ इन टर्म्स ऑफ के उसका कल्चर सीक्वेंस क्या है जिस सीक्वेंस में फाउंड हुआ था, एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपैरिजन विद द फाइंडिंग्स इन मेसोपोटामिया। फिर अगर मेसोपोटामिया के साथ लिंक कर दिया जाए ना तो पता लगता है अच्छा कंटेक्स्ट ये है। अब वो सौगंधा आपकी वाली बात कि यहां पर ये कंटेक्स्ट है कि यस ट्रेड होता होगा इनका। क्यों याद है सौगंधा, सिलेंड्रिकल सील्स तो हमारे यहां मिले नहीं है, ये हो गई मेसोपोटामिया की पहचान। लेकिन बुल्स के बड़े सारे अवशेष ना मेसोपोटामिया में नहीं मिले हैं, और ये हो गई बुल की, ये जो बुल बना हुआ है यहां पर, ये जो सींग है ऐसे इसके, ये हो गई हड़प्पा की पहचान। तो यानी कि दो कल्चर मर्ज कर रहे हैं, मेसोपोटामिया प्लस हड़प्पा। सिमिलरली दिलमुन सिविलाइजेशन के अंदर जो भी वेट्स एंड मेजर्स फाउंड करे गए हैं वो हड़प्पन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं, दिलमुन सिविलाइजेशन इज इक्वल टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इक्वल टू दिलमुन सिविलाइजेशन। पर्शियन गल्फ जो कि गोल सील है, राउंडेड सील, बहरेन में जो फाउंड करी गई है, अगेन वहां पर शो हो रहे हैं कि कल्चरल एस्पेक्ट, अगेन यहां पर बुल बना हुआ है इसके ऊपर, ये देखो बुल बना हुआ है। तो बहरेन या पर्शियन गल्फ में हड़प्पा से बोरोड लेगेसी या उसके साथ कल्चरल कॉन्टेक्ट होते होंगे इसके। और इसको हम लोग कौन सा सिविलाइजेशन बोलते हैं, बताओ कौन सा सिविलाइजेशन बोलते हैं? दिलमुन। ऐसी इजिप्ट के अंदर आप बहुत सारी स्टोरी बना सकते हो। ऐसे इजिप्ट के अंदर इनडायरेक्ट रेफरेंस आर्कियोलॉजिस्ट ले रहे हैं तो हम नहीं ले सकते क्या? हमारे पास भी तो अब इतना कुछ पढ़ के इतना एविडेंस आ गया। आपको हड़प्पा में कोई भी एक भी डेड बॉडी का कुछ ऐसा ट्रेस मिला है क्या कि जो जली हुई हो, जैसे हिंदू जलाते हैं, सरदार जलाते हैं, ऐसा कोई ट्रेस मिला है क्या कि डेड बॉडी को जलाया गया हो, फ्यूनरल हुआ हो उनका ऐसे प्रॉपर तरीके से? नहीं ना। इससे दो चीजें निकल कर आ जाती है, पता है क्या? प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन्स, नीदर आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, और मारते नहीं थे, मतलब सॉरी मारते इन द सेंस जलाते नहीं थे, मरने के बाद जलाते नहीं थे, डेड बॉडीज वर नॉट बर्न्ड। तो एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं ना अशप्रीत कि हर एक रिलीजन के अंदर टॉलरेंस इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि हर एक रिलीजन ने कॉमन वे से ही शुरुआत करी थी। अशप्रीत जैसे आप सरदारनी हो, मैं हिंदू हूं, हम दोनों की प्रक्रिया जो होती है शादी की या फिर मरने के टाइम पर, वो ऑलमोस्ट रिचुअल सेम होते हैं, और क्रिश्चियंस और मुसलमानों के सेम होते हैं, है ना। आपके रिलीजन और मेरे रिलीजन में सिमिलैरिटी है, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सिमिलैरिटी है, राइट। लेकिन सबने शुरुआत तो एक कॉमन एस्पेक्ट से की थी ना। और भी हम पुराने चले जाए, जैसे मैं अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता हूं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन अगर मेरे सबसे पुराने जो पूर्वज होंगे, हड़प्पा से भी पुराने प्री हिस्टोरिक एज के, क्या शुरू शुरू में उन्होंने खेती बाड़ी करी थी, हंटिंग और गैदरिंग, और वो ये खाते थे, वेज खाते थे कि नॉन वेज खाते थे, बताओ? नॉन वेज। कौन उल्लू का पट्टा बोल रहा है वेज? उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? जो प्रॉब्लम्स होती हैं आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की, वो ये है, हम सब कुछ बोल सकते हैं हड़प्पा के बारे में, कुछ ना कुछ स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा थमना पड़ेगा इस टॉपिक में। अगर हम ये कहें हड़प्पन्स वर रिलीजियस इन नेचर, तो हम लोग कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को? सबसे पहले देखो, एक चीज अभी तक आके सॉल्व हो गई है ना हमारी ईशा, टेक्सचुअल एविडेंस कुछ भी काम नहीं आने वाले। टेक्स्ट तो बेकार है। क्यों बेकार है मयूर? समझ में ही नहीं आ रहा घंटा कुछ उसमें, मछली बनी हुई है, तोते बने हुए हैं, मैना बनी हुई है, चाकू बना हुआ है, बगल में उसके जूता बना हुआ है, कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट तो बेकार है, ढूंढना क्या पड़ेगा? मटेरियल एविडेंस। तो क्या कुछ ऐसा मटेरियल एविडेंस मिला है? यस। आप लोगों को एक चीज पता है ना कि लोथल पे और कुछ साइड्स पे फायर ऑल्टार्स मिले थे, जिसको हम लोग कहते हैं हवन कुंड थे। ये एनसीईआरटी बताती है 6 क्लास की, है ना। लेकिन इतना काफी नहीं है। अब हवन कुंड क्या थे? हो सकता है मेरे जैसा पर्सन वहां पर क्या कहते हैं तंदूरी चाप और ये क्या कहते हैं पनीर टिक्का गरम कर रहा हो, तो ओपन किचन
मैं तो नहीं खा रहा अंदर बैठ के, मैं तो बाहर खाऊंगा बंदियों के साथ बैठ के। ये भी तो हो सकता है ना। वो जरूरी हर जलने वाली चीज हवन कुंड थोड़ी ना होती है। और भी कुछ हायर लेवल पे जाना पड़ेगा इसका मतलब हमें, तो देखते हैं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ना नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, वो काफी अनयूजुअल हैं और बड़े अनफेमिलियर से लग रहे हैं। अनफेमिलियर मतलब क्या? 2600 प्लस साइट्स पर जो जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ये उनमें से ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसलिए उन्होंने कहा यार इनकी जो नक्काशी है, जिस प्रकार से अवशेष बनाए गए हैं, इस पे जो भी चीजें हैं ये पक्का एक रिस्पेक्टफुल अवशेष हैं। और इसलिए इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने मान लिया कि यस ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस के नेचर के होंगे। कुछ कुछ टेराकोटा की फिगर जैसे मिली है औरतों की, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्वेलरी लटकी हुई है। अब ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं लटकी हुई है, मतलब इस प्रकार से ये टेराकोटा फिगरिंग, जैसे क्ले के मॉडल बना बना के आप क्ले के पतले पतले सांप जैसी चीजें बना बना के आप लटका दो और फिर उसको सूखने दो, इस प्रकार की चीजें मिली, मतलब उस टेराकोटा फिगरिंग ने ज्वेलरी पहनी हुई है। ठीक है। अब हेड ड्रेसेस भी हैं किसी किसी के ऊपर। तो ये माना जाता है, इसको हम दो चीजें कह सकते हैं, ये हो सकता है ये जो क्वीन हो, है ना, या फिर ये कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस की लेडी हो। और इनको रिकॉर्ड करा है हिस्टोरियंस ने मदर गॉडेसेस। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा अंबर, कोई एक आर्कियोलॉजिस्ट जो एक चीज सर्च करता है, क्या सभी 100% आर्कियोलॉजिस्ट उससे एग्री करेंगे? क्या क्या डिस्प्यूट नहीं होता क्या आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री की फील्ड में? होता है ना। आप सब लोग इनको कह सकते हो क्या? अगर मैं आपसे एक बात कह दूं कि ये देवी का एक रूप थी, मैं इनको बस एक क्या कहते हैं, मान लो आप अच्छे से देख लो एक बार इन्हें जरा, मैं इनको ये कह दूं ये पार्वती माँ है, बताओ आप लोग एग्री करोगे? देखो रिस्पेक्टफुल लेडी लग रही हैं, हो सकती हैं, लेकिन आप लोग सब एग्री करोगे क्या? अगर मैं बोलूं ये क्वीन है तो एग्री करोगे क्या? है ना। अगर मैं बोलूं ये क्वीन है तो कुछ लोग ये भी तो मानेंगे ना कि सर मदर गॉडेस भी तो हो सकती है ना। और अगर मैं बोलूं मदर गॉडेस है पार्वती माँ या कोई भी मतलब देवी है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, और पार्वती माँ क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, ये भी अभी बताऊंगा, अभी प्रोटोशिवा आने दो, आ गई है। ठीक है। ये कोई देवी है तो आप कहोगे क्वीन भी तो हो सकती है, मैं कहूंगा कोई क्वीन है तो कुछ लोग कहेंगे देवी भी तो हो सकती है। ये कंफ्यूजन है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या माना है इनको? मदर गॉडेस। आपको एग्जाम में मदर गॉडेस ही लिख कर आना है। रेयर स्टोन स्टैचूज ऑफ मैन इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर। ठीक है। राजा की तरह वो बैठे हुए हैं विद वन हैंड ऑन द नी, जस्ट लाइक अ प्रीस्ट किंग। ये भी हमें ये चीज दिखाता है कि या तो वो राजा हैं या हमने भगवान को ऐसे किसी एक गद्दी पर बैठा रखा है। लेकिन फिर ना एक चीज इससे ये उठती है कि यार भाई क्या कहना चाहते हो? प्रीस्ट किंग कहना चाहते हो या भगवान कहना चाहते हो उनको? ठीक है। अब वो बोल रहा है रेयर स्टोन स्टैचूज भी मिले हैं मैन के, जो ऑलमोस्ट एक स्टैंडिंग पोस्चर में, मतलब छाती चौड़ी है, सीट पर बैठे हुए हैं, एक हाथ कमर पर है, एक हाथ अपने नी पर है, जैसे राजा बैठते हैं। एक पैर जैसे पट्टे पे लेकर नहीं बैठते हैं, वो स्टूल पर लेकर बैठते हैं, वैसे आप समझ गए होगे दरबार में जैसे बैठा करते थे। इन अदर इंस्टेंसेस स्टैचूज जो है उनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मानी गई है। जैसे कुछ कुछ चीजें हमें एक ह्यूमन पोस्चर में तो नहीं मिली है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मिली जो ये दिखाती है कि हाँ अगर हम स्टैचूज के साथ साथ उन चीजों को जो मिली है अगर उसको कंबाइन कर दें तो ये हमें कुछ धार्मिक चीजों की तरफ इशारा कर रही है। लाइक इन मदर गॉडेस का स्टैचू मिलना, नीचे प्रोटोशिवा पशुपति महादेव की सील मिलना। ठीक है। फिर ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर मिलना और हवन कुंड मिलना कालीबंगन और लोथल के अंदर। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर दें, ग्रेट बाथ प्लस फायर ऑल्टर प्लस मदर गॉडेस प्लस प्रोटोशिवा सील, तो अब ये दिख रहा है कि भैया कुछ धार्मिक नेचर के तो थे। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि भाई अभी तो आप कह रहे थे इसी लेक्चर के अंदर जो चीज मानव ने, इंसान ने अपनी आंखों से देखी नहीं है तो वो कैसे बना सकता है? मैं आपको एक बहुत फनी चीज बताता हूं, ये आएगा भी ये 12th की हिस्ट्री में, अंबर थीम 2 में आएगा, भक्ति सूफी में आएगा। आपने एक चीज सुनी होगी अंबर कि जब ये शुरू शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया आए स्टडी वगैरह करने, तो हमारे यहाँ देवी कैसे बन रखी होती हैं? 8 हाथों वाली, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है ना, उनके 2-2 सर हैं, और कोई कोई जैसे देवता बना रखे हैं उनके 3-3 सर हैं,
आधे नीचे से मानव है, ऊपर से शेर का मुंह लग रखा है विष्णु जी का, है ना, सुअर का मुंह लग रखा है बोर अवतार में उनके। अब ये लोग जो है ना, जब ये लोग साइट्स विजिट करते थे तो इन्होंने कुछ कुछ ह्यूमन पोस्चर भी देखे, जैसे बुद्धा वगैरह कैलोरा जनता में पेंटिंग्स देखी, तो उनको लगा अच्छा हाँ कोई पुरुष रहता था। इन्होंने जांच पड़ताल करी कि हाँ एक महापुरुष थे, एक टाइम पर मेडिटेशन करना सिखाते थे, लोगों को जीवन में रास्ता देते थे। अब कभी कभार कुछ कुछ टीम ना इन लोगों की पहुंच जाती थी, जैसे जो बाहर से जो लोग आते थे, इन्होंने देखा हिंदुस्तान में ऐसा जीन डिफेक्ट है, 8 8 हाथों वाली औरतें पैदा होती हैं यहाँ पर, इतनी लंबी लंबी जीभ वाली औरतें पैदा होती हैं कि उनकी ब्रेस्ट तक जीभ लटक रही है, उनके 10 10 सर यहां पर होते हैं। वो गुफा से तुरंत भागते थे सुसु करने, बुरी तरीके से हालत उनकी खराब हो जाती थी, उनकी फट जाती थी कि भाई निकलो यहां से यार, ये क्या है यार, इस एरिया में कहीं ऐसी औरतें तो नहीं पाई जाती, ऐसे लोग तो नहीं पाए जाते कि नीचे से माना वो ऊपर से शेर का मुंह हो, ये तो 2 मिनट में पकड़ लेगा मैं। फिर जब वो जांच पड़ताल करते थे वो कहते थे नहीं हमारे देवी देवता को ऐसे बनाया जाता है जैसे आपके जीसस क्राइस्ट वगैरह को बनाया जाता है। याद है अश्प्रीत, आएगा ये थीम 2 के अंदर पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, कैसे एग्जामिन करके, सील्स को एग्जामिन करके, कुछ कुछ जो रिचुअल सीन्स डिपेक्ट करते हैं। अदर्स के ऊपर कुछ कुछ प्लांट मोटिव हैं जो रिलीजियस नेचर को इंडिकेट करते हैं। वन हॉर्न कुछ एनिमल्स हैं, यूनिकॉर्न को इंडिकेट करता है वो, ठीक है। और कुछ माइथिकल क्रीचर्स भी हैं। तो अब ये जो क्रीचर्स हैं, जब पूरी जांच पड़ताल हो गई कि ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं है, जब साइंटिफिक स्टडीज बहुत आगे बढ़ गई और जब ये चीज निकल कर आई बहुत सालों के बाद, ऐसा कोई जानवर, मानव का ऐसा कोई रूप जिसमें इतने हाथ हो, ऐसा पोस्चर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब जाकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को कंक्लूड करा, यस ये लोगों की उस जमाने में भावना थी, एक देवी देवता को इमेजिन करने के लिए इन्होंने ऐसे टेराकोटा फिगर्स बना रखे थे। कुछ कुछ सील्स के अंदर आपको एक फिगर देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोटोशिवा काफी फेमस है, क्रॉस लेग करके एक योगिक पोस्चर में एक पर्सन बैठे हुए हैं, एनिमल से इर्द गिर्द वो सराउंडेड है, एंड इट इज अ डिपिक्शन ऑफ प्रोटोशिवा। जैसे ये प्रोटोशिवा का सील निखरते हुए चला गया तो शिवा का आर्ट फॉर्म और बेहतरीन होता चला गया कि शेर की खाल वो अपने प्राइवेट पार्ट पर लपेटे हुए बैठे हुए हैं और आसपास उनके सारे जानवर, आप जानते ही हो शिवा वैसे भी जब ये रहते हैं तो नंदी वगैरह के बीच में शेर की खाल लटकी हुई है ना, सांप उनके गर्दन पे, तो वो कुछ ऐसे पोस्चर में बैठे हैं। और योगिक पोस्चर में तो एक ही देवता बैठते हैं जनरली, तो यही शिवा का एक मॉडर्नाइज फॉर्म जो है वो बना दिया गया, ठीक है। और इसलिए तो बहुत सारी कहानियों को हम वेरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए तो हम इनको बोलते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज, लाइक गीता, रामायण, महाभारता, ठीक है। बिसाइड्स कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास, के ये शिवलिंग होंगे। और धीरे धीरे करके ये पूरी की पूरी सारी चीजें मिक्स होती चली गई, मंदिर बने, शिवलिंग का निर्माण हुआ, शिवा के स्टैचूज होते हैं आज के टाइम में, और शिवा के साथ पार्वती। हड़प्पन रिलीजन की जो रिकंस्ट्रक्शन हुई, दे आर मेड ऑन द अजम्पशन के बाद के जो ट्रेडिशंस थे, ठीक है, इट प्रोवाइडेड पैरेलल विद द अर्लियर वन, यानी कि बाद की जो चीजें जब डिस्कवर होती चली गई तो वो हमें इस स्टोरी को और ज्यादा मजबूत करने में, इस पे यकीन दिलाने में मजबूर कर देती थी, यस कि पक्का कुछ ना कुछ, पक्का इससे चीजें जुड़ी होती होगी, ठीक है। तो फिर एक नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि कभी कभार कुछ कुछ हमें केस मिलते हैं जहां पर हमें कोई चीज़ लग रही है कि वो स्टोन कोन है, सेडल कोन है, कोई पॉट्स हैं, कोई मटके हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से देखा जाए एक बारीक नज़रों से तो हमें लगता है कि कभी कभार इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे प्रोटोशिवा सील, हमें लगेगा नॉर्मल सील ही तो है, ये ट्रेड करने के टाइम पर सामान में बोरियों में बांधी जाती होगी, लेकिन इसको ध्यान से देखा जाए, नहीं यार ये नॉर्मल सील वैसी नहीं है। यहाँ पर जो पर्सन बैठा हुआ है, इर्द गिर्द उसके जानवर हैं, और ये पर्सन एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, तो यानी कि आपसे ये सारी चीजें भी आ सकती हैं। लोग कहते हैं योगा इज एज ओल्ड एज द एरा ऑफ पतंजलि। पतंजलि तो सच में थे, वो तो कोई कहानी नहीं है, ठीक है, पतंजलि महात्मा सच में थे, ठीक है। लेकिन हम तो ये भी कह सकते हैं इस सील को देखकर कि नहीं, योगा और मेडिटेशन तो इज एज ओल्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप यकीन नहीं मानोगे अंबर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अगर आप पढ़ोगे ना हड़प्पा के साथ पैरेलली, अगर हम और भी पढ़ें और बाकी लोग जो हम पढ़ेंगे तमिलनाडु में 9th क्लास में, जो इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं ना अंबर, वहां पर
नकाशियां बनी हुई है यूएफओस की, कि ह्यूमंस जो है इजिप्ट के, उनका कांटेक्ट होता था यूएफओ से, लोग उतर उतर कर आ रहे हैं और इजिप्शियन फेरोज के साथ हाथ मिला रहे हैं। और इजिप्ट में ये एक जगह नहीं है, बतेरी जगह है इजिप्ट और मेसोपोटामिया में, लेकिन इजिप्ट में इसके ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं। इंडिया में भी, मैं साइट को रिमेंबर नहीं कर सकता और मैं एरा नहीं पता मुझे, एक जगह मैंने पढ़ी थी, वहां पर हमारी कोई केव्स हैं, वहां पर उधर ये यूएफओस बनाए गए हैं, मतलब केव पे बने हुए हैं। अब एक बात होता है, जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं तो वो कैसे हो सकता है? और आज आप कोई, आप में से कोई आज आज के समय में ये वाली बात को रिफ्यूट कर सकता है क्या, कि यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती? बताओ, बिल्कुल टोटली मना कर सकते हो क्या? या डाउट है तुम्हें कि यूएफओज नहीं होते? बताओ, है कोई तुम में से इतना अनपढ़? साइंटिफिक ट्रेसेस हैं कि नहीं है मयूर यूएफओस के? बिल्कुल है। तो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेद, ऋग्वेद मेंशन करता है एक गॉड के बारे में, रुद्र, और उनको रिलेट करा जाता है शिवा इन पुरानिक ट्रेडिशन मतलब जो फर्स्ट मिलेनियम सी के जो ट्रेडिशंस, जो टेक्स्ट वगैरह हैं धर्म से रिलेटेड। हाउएवर अनलाइक शिवा, रुद्र जो ऋग्वेदा के अंदर है, वो पशुपति की फॉर्म में कभी डिपिक्ट नहीं करे गए हैं, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ना ही उनको योगी बोला गया है। तो यानी कि ऋग्वेद की जो डिस्क्रिप्शन है शिवा की, और ये जो प्रोटोसील पे जो डिपिक्शन है शिवा की, वो दोनों अलग हैं, वो मैच ही नहीं करती हैं। अब लिंग क्या होता है? लिंगा इज अ पॉलिश स्टोन दैट इज वर्शिप एज अ सिंबल ऑफ शिवा, शिवलिंग कहते हैं इसको। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इज इट देन, क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर हमसे, पॉसिबली अ शमन एज सम स्कॉलर सजेस्टेड, एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड। क्या ये शमन है? क्या शमन क्या होता है? शमन आर मैन एंड वुमेन जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनके पास मैजिकल और हीलिंग पावर है, और वो दूसरी दुनिया के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब क्या है क्या नहीं है। अब देखो, ये हमें कुछ चीजें मिली हैं जो कि हमें दो चीजों पे मजबूर करती हैं सोचने के ऊपर। भाई साहब, ये चेस है, चेस की गोटियां हैं, और इज इट शिवलिंग? गेम्समैन और लिंगास, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सकेवेटर मैके, उन्होंने बोला था कुछ कुछ स्मॉल कोन्स जो हैं वो हमें मिले हैं लेपिस लजूली के, जेस्पर स्टोन के, चालकडोनी के, और दूसरे स्टोन के। अब देख रहे हो ये कीवर्ड नया मिला आप लोगों को, ईशा, चालकडोनी, जैस्पर, लैपिस लजूली, ब्लू कलर के भी ऐसे पत्थर हैं जो कि लगभग 2 इंच से भी कम की हाइट के हैं, और इनको लिंगास बोला गया है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं, चेस के बारे में ये फेमिलियर थे, तो अगर कल कोई आ जाए कि वर्ड हड़प्पन फेमिलियर विद द चेस, तो सही है, क्योंकि अब शिवलिंग इनको बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे बेस देखो, नीचे बेस देखो, बॉक्सेस बने हुए हैं, ढांचे बने हुए हैं। और इतनी सारी चीजें यहां पर रखी गई हैं, तो यार ये खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए क्या ये फेमिलियर थे चेस की गेम से? तो यस, हो सकता है। फिर आपको राइटर ये भी बता रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हम लोग कंप्लीट तरीके से आंसर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हमारी स्पेकुलेशंस के ऊपर भी बेस्ड होती है, ठीक है, कि ग्रेट बात क्या सच में रिलीजियस स्ट्रक्चर था, लिटरेसी उस टाइम पर कितनी थी, ठीक है। हड़प्पन सीमेंट्री जो अलग अलग फॉर्म की हमें मिली है, किसी में कुछ अवशेष हैं, किसी में नहीं है, किसी में गोल्ड की चीजें, किसी में नहीं है, किसी को इतने अच्छे से गाड़ा गया, किसी को ऐसे ही कहीं पर भी कोई मिल गई है बॉडी। तो क्या वो सोशल डिफरेंशिएशन को शो करती है? क्या क्राफ्ट पर्सन कौन कौन थे जिन्होंने ये सब चीजें बनाई? टेराकोटा फीमेल फिगरिंग्स के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? तो ये जो है, ये रास उन्हीं के साथ चला गया। टेराकोटा कार्ड, लोकल ट्रेड करना हो, व्यापार करना हो, सामान इधर से उधर पहुंचाना हो, तो उसके लिए, ठीक है।
तो इससे क्या क्या पता लगता है? क्या ये लोग फेमिलियर थे बुल्स के बारे में, ऑक्स के बारे में, ऑक्सन के बारे में? यस। व्हील्स के बारे में? यस। लेकिन क्या यहां पर व्हील्स जो थे वो ये वाले होते थे क्या? बताओ। नहीं ना, एक्सेस वाले नहीं होते थे। बस अब इस चैप्टर में आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है। अब आप ये बॉडी देख लो एक बारी जरा, रियल बॉडी। यहां पर कुछ कुछ अवशेष रखे हुए हैं। ये इसके साथ रखा हुआ है। ये कुछ प्लेट टूट गई है इसकी, इसी की गिरी होगी शायद से ये। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-10 चीज़ें रखी हुई हैं इस बॉडी के पास। प्रॉपर पोस्चर में ही गाड़ा गया है, अच्छे से लिटाया गया है, अच्छे से चीज़ें भी रखी हुई उसके पास। और देखो, जब ये खुदाई होती है तो उसके आसपास ये देखो कि सीमेंट्री कितनी अच्छे से बनाई गई है। देखो, ये सरफेस पूरा फ्लैट। सामान जब बिछाया जा रहा है तो देखो लेयर देखिएगी एक ध्यान से, अगर देखो तो कि देखो पैर प्रॉपर तरीके से, हाथ प्रॉपर तरीके से बिछाए गए हैं, सर को प्रॉपर तरीके से रेस्टिंग पोजीशन में लटाया गया है। हड़प्पन पीरियड। बस, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ, जिसमें हमने अपार्ट फ्रॉम 6 क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी और नॉर्मल एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी काफ़ी कुछ जाना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा ओवर।